अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और आप देख रहे हैं हार्ड लाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी वॉल पर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज चल रही हैं और आज की जो स्टोरी है, जैसा कि मैंने अपने कैप्शन में कहा कि साबिका सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्ट्स एंड डिज़ाइन के जो साबिक डायरेक्टर और इस वक्त के जो वाइस चांसलर हैं उनके हवाले से। लेकिन बात करने से पहले ये मुनासिब है कि कुछ लोगों को जवाब दिया जाए। बड़े सीनियर लोग हैं, हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने आज डॉक्टर भाई खान शर के हवाले से अपनी तजुर्बाती पोस्ट लगाई और जिसमें उन्होंने उनकी तारीफ़ें की। और मैं कहता हूं कि तारीफ़ होनी भी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, अगर कोई बुरा काम करता है तो उस पर तनकीद होनी चाहिए। लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि एक मौलवी साहब जो हैं वो पूरी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ाएं और हम कहें कि जी ये गांव के बड़े अच्छे आदमी हैं, मौलवी साहब हैं, और आखिर में वो जाके कोई ऐसा कांड कर दे जो कि मज़हब शरीयत के ख़िलाफ़ हो, लेकिन हम इसलिए खामोश हो जाएं क्योंकि इसने पूरी ज़िंदगी बड़े अच्छे काम किए हैं। तो मेरे ख्याल से ये गलत प्रैक्टिस है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे वाज़े कर दूँ कि कुछ जो उनकी बरादरी के लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने मुझे बात भी की, बाद में पता चला कि वो ख़ुद क्या हैं। तो बहरहाल उनको मैं इतना कहूँगा कि भाई आपकी गालियाँ या आपकी तनकीद या आपकी बदतमीज़ियाँ मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, लेकिन वो डॉक्टर भाई खान शर साहब को बड़ा नुकसान पहुँचाएंगी क्योंकि वो पहुँचा रही हैं। और मुझे तो बड़ा मज़ा आता है जब लोग गालियाँ देते हैं, तो मेरा दिल और कहता है कि मैं और ज़्यादा काम करूँ। तो मुझे तो आप फ्यूल दे रहे हैं, सो आई अप्रिशिएट यू। और हर कोई अपनी तरबियत के हिसाब से बात करता है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने स्टोरी लाऊंगा और शवाहिद के साथ लाऊंगा। अब मसला ये है कि मुझे आज कुछ मसरूफियत की वजह से प्रोग्राम करने में लेट हो गई, तो शवाहिद आप इसी वीडियो की एडिटेड कॉपी देखेंगे इस स्ट्रीम के बाद हमारे यूट्यूब पे, जिस पे वो सारे शवाहिद मैं रखूँगा। और अभी मैं आपको बाकायदा लेटर नंबर के साथ और हर चीज़, हर किस्म की डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि हुआ क्या क्या है। तो जनाब, अब ये जो मौसूफ़ हैं जिनकी स्टोरी मैंने उठाई है, हमारे सबसे ईमानदार वाइस चांसलर साहब के भतीजे हैं और इनका नाम है आसिफ शर साहब। आसिफ शर साहब 2008 में भर्ती होते हैं एज अ स्टूडियो अटेंडेंट। भर्ती तो वो एज अटेंडेंट होते हैं 5वें ग्रेड में, लेकिन कुछ माह के बाद उनको रेगुलराइज कर दिया जाता है और वो हो जाते हैं एक पक्के मुलाजिम 5वें ग्रेड के। अब डायरेक्टर को ये अथॉरिटी है कि वो 6 महीने के लिए किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कर सकता है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो रेगुलर हुआ, उसमें इरेगुलरिटीज़ हुई नहीं हुई तो वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन उसके बाद ये होता है, अब मेहरान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट मीटिंग के नोट्स मौजूद हैं, अभी चल रहे हैं स्क्रीन पे। जो आप रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे उस पर ये सारे होंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, ये जो अभी रिसेंटली हुई है इनकी सिंडिकेट की मीटिंग, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लियन है वो उसको अप्लाई, लियन बेसिकली आप समझ लें कि एक किस्म की छुट्टी होती है, लॉन्ग लीव होती है। तो वो कहा गया है कि जी ये जो लियन है वो 15 साला तजुर्बे के बाद मिलेगी, उससे पहले नहीं। लेकिन क्योंकि ये डायरेक्टर CEAD के भतीजे थे तो इनको नौकरी की, अब ये 2008 में इन्होंने ज्वाइन किया और फिर ये वहाँ से तकरीबन 2 साल के लिए, 1 साल या 1 साल से भी कम अरसे में ये वहाँ से चले गए छुट्टी लेके लियन पे, गैर कानूनी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, गैर कानूनी। उसके बाद इन्होंने जाके PPHI ज्वाइन किया 17वें ग्रेड में और ये 2 साल तक PPHI में काम करते रहे। फिर हुआ ये कि अब जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें आप देखें कि मेहरान यूनिवर्सिटी के CEAD में जो आसिफ शर साहब अकाउंट्स क्लर्क थे, उन्होंने एक पोस्ट आई अकाउंटेंट की, BPS 11 की। उन्होंने उसमें अप्लाई किया BPS 11 की पोस्ट में। डॉक्यूमेंट यूट्यूब स्ट्रीम पे आप देख रहे हैं। उसके बाद 11 की इसमें ये पास हुए, 56 मार्क लिए इन्होंने रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू में इनको वैसे ही पास होना था, तो ये पास हो गए। लेकिन मज़े की बात यह है कि 31/5
31/5/2013 पे मैं बाद में जाऊंगा। फिर मजे की बात यह है कि इनका जो ऑर्डर निकला वो निकला अकाउंट्स ऑफिसर का, और वो भी 14 ग्रेड का। एक बंदे ने अप्लाई किया है 11वें ग्रेड में, नौकरी मिल गई उसको 14वें ग्रेड में, क्योंकि वो सिंध के ईमानदार आदमी के भतीजे थे जिन्होंने इदारों को तरक्कियां करवा दी। वो जो कल मैंने आपको बताया कि बगैर डिग्री के जो प्रोफेसर इन्होंने भर्ती किए, तो इन ईमानदार साहब ने ये भी एक तरक्की की। और हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त लिख रहे हैं, तो मुझे तो शर्म आ रही है कि उन्होंने एक बार फ़ोन करके ये नहीं कहा कि जरदारी सबूत दो, हम रीचेक करें। अगर सहाफ़ी होते तो वो ऐसा करते, लेकिन वो तो सहाफ़ी है नहीं, वो तो यार दोस्त है और बस बैठ गए इदारों में, बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, लोग उनको सहाफ़ियों के हिसाब से जानते हैं। तो बहरहाल जी, उसके बाद अब ये 2 साल की छुट्टी इन्होंने ली, 5वें ग्रेड में थे, 2 साल की छुट्टी ली, वापस आए, 5वें ग्रेड में रीज्वाइन किया, 11 ग्रेड की पोस्ट में अप्लाई किया, 14 ग्रेड की पोस्ट में अपॉइंट हो गए। अब इस अपॉइंटमेंट को अभी मेरे ख्याल से 2 साल भी नहीं गुजरे होंगे, क्योंकि ये 2011 में वापस आ गए थे, 2008 में आए, 9 में छुट्टी ली, 11 में चले गए, 10 में चले गए, पीपीएच आए, वापस आए, 11 में रीज्वाइन किया 5वें ग्रेड में। फिर जॉब्स आई जी अकाउंटेंट की, तो उन्होंने अप्लाई किया 11वें ग्रेड में, और उसके बाद इनको जो ऑर्डर मिला वो मिला जी 14वें स्केल का, क्योंकि ये ईमानदार अफसर के भतीजे हैं। फिर जी एक लेटर हुआ ऑन द रिकमेंडेशन बाय द 8th सिलेक्शन कमेटी। अब सिलेक्शन कमेटी में भी ये लोग खुद बैठे हैं, किसी का चाचा, किसी का मामा, किसी के अब्बू जान, किसी के ताया जान, यही लोग बैठे हुए हैं। तो जी 19 अप्रैल 2013 की मीटिंग में इन्होंने ये फैसला दिया कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर यानी कि असलम उकेली साहब, जिनकी भी फाइल अभी ओपन है, मैं चला रहा हूँ, इन्होंने ये फैसला किया कि जी क्यों ना आसिफ शर साहब को प्रमोट करके डायरेक्ट 16वें ग्रेड में ले जाया जाए। तो माशाल्लाह इन्होंने ये फैसला किया, और इनको 14वें ग्रेड से ना कोई एक्सपीरियंस, ना कोई बात। और मज़े की बात यह है कि अटेंडेंट भर्ती होने से पहले इनकी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगे हुए हैं वो भी CEAD में, वो जो हॉस्टल इंचार्ज टाइप नहीं होते लड़के जो हॉस्टल में काम करते हैं। अब मैंने तो कभी इन हॉस्टलों में ज़िंदगी नहीं गुजारी, तो आई डोंट नो, लेकिन वो उसका लिखा हुआ है कि जी वो हॉस्टल में काम करते थे, ये भी आप के सामने स्क्रीन पर। अच्छा जी, इनको फिर डायरेक्ट 14वें ग्रेड से 16वें ग्रेड में लाया गया 2013 में, क्योंकि ये ईमानदार अफसर के वो थे, रिश्तेदार थे। उसके बाद आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट दी थी अकाउंट्स ऑफिसर BPS 17 की, ये एक ही जॉब थी, और ये जॉब आसिफ अली शर के लिए अनाउंस की गई, ताकि इसको हमने इधर एडजस्ट करना है। जाहिर बात है, हम तो लगते ही उहदों में इसलिए हैं कि कोई कज़न शज़न किसी को हम लगा दें। इसी तरह तो तरक्कियाँ हुई हैं सिंध में, और हमारे बहुत से शर बिरादरी के दोस्त इस वक्त नाराज़ हैं। मैं उनको फिर भी कह रहा हूँ कि भाई, आप 30 साल से आसिफ अली जरदारी को गालियां देते आ रहे हैं, आप 30 साल से जरदारी बिरादरी को गालियां देते आ रहे हैं। हमने तो कभी आपको नहीं कहा कि आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा। जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जिसके ऊपर साबित होगा, वो बिल्कुल उसका हिसाब देगा, वो किसी भी बिरादरी से हो। और मज़े की बात यह है कि चोर की कोई बिरादरी नहीं होती, हाँ, लेकिन अगर चोर के हिमायती मफाद याफ्ता हों, उन्होंने कोई बेनिफिट्स लिए हों, या फिर वो समझते हैं कि इससे हमारे चोर की जो है वो बेइज्जती हो रही है, तो वो चोर को ये नहीं कहेंगे कि चोरी करना छोड़ दो, वो चोर को कहेंगे हम बैठे हैं ना, हम इसको गालियां देके चुप करा लेंगे, आ जाओ बेटा। मैं तो बड़े मज़े लेता हूँ इन गालियों के, उन सारी चीज़ों के। और ये मेरा क्लिप लगाना आप लोग जितने भी इस वक्त इन चोरों की हिमायत कर रहे हैं। अच्छा जी, ये एप्लीकेशन आई कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी, एक वैकेंसी अनाउंस की जिसमें सेकेंड क्लास मास्टर और बैचलर्स डिग्री चाहिए, कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, और साथ साथ 5 साल का तजुर्बा चाहिए। अब पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है ये आई है 2015 में। इन्होंने एज अटेंडेंट ज्वाइन किया 2008 में, और मज़े की बात यह है कि इन्होंने अपने कागज़ों में बताया कि इन्होंने 2006 में वफा की उर्दू यूनिवर्सिटी से MBA किया है। उस पर मैं अभी आगे चल के बताता हूँ आपको। 5 साल का तजुर्बा चाहिए था। अब 5 साल का तजुर्बा जो है वो इनका रेलेवेंट फील्ड का तो नहीं था, लेकिन 2 साल वो लियन पे थे, शायद वो PPHI वाला तजुर्बा भी इन्होंने ऐड कर लिया। 2008 से 9, 1 साल का वो तजुर्बा, 2 साल बीच में निकल गए, और फिर ये 3-4 साल जो एज अकाउंटेंट और क्लर्क और जिस तरह इन्होंने तरक्कियाँ की, तो ये तेज़गाम से भी तेज़ स्पीड में 2008 में 5वें ग्रेड में आए, और 2015 में मतलब 7 साल के अंदर अंदर वो चले गए
17वें ग्रेड में। हक है भाई उनका, ईमानदार अफसर के रिश्तेदार हैं। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब इनका जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि इन्होंने जो है वो तकरीबन ये आप कहें कि एज एन अकाउंट क्लर्क 23/6/2008 से 31/1/2010, मतलब कि 7-8 महीने इन्होंने काम किया 5वें ग्रेड में। फिर ये चले गए, फिर आके रिज्वाइन किया। ये बने जी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड एडमिन ऑफिसर बने ये PPHI सिंध में 1/1/2010 से 1/1/2010 से 17/11/2011 तक। उसके बाद फिर ये जी आ गए अपना क्या कहते हैं अकाउंट ऑफिसर CEAD, ये 2012 31/1/2012 से अभी तक ये अकाउंट्स अफसर थे और फिर ये 17 ग्रेड में प्रोमोट हो गए। अब आगे चलते हैं हम इस कहानी में। मज़े की बात ये है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से MBA कर चुके थे। माशाल्लाह लोग 2-2, 3-3 डिग्रियां करते हैं, तो दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी आस्क्ड, ये सवाल पूछना चाहिए। मैंने कुछ सवालात किए हैं, उसको मैं एंड में आपको बताऊंगा कि जनाब ये इनका जो है वो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है 18th बैच स्प्रिंग का, और ये आप नाम पढ़ेंगे नंबर 3 पे मिस्टर आसिफ अली शर, जो कि MBA के स्टूडेंट हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी में MBA बिजनेस स्ट्रीम के ये स्टूडेंट हैं और ये MBA कर रहे हैं। इन्होंने पहले वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। उसके बाद मज़े की बात यह है कि एक कंप्लेन गई इन दोनों के खिलाफ। ये कंप्लेन गई शायद नैब में 2016 में। उसके बाद जी इन्होंने क्या किया कि उसका जवाब दिया। उसका जवाब इन्होंने कहा कि जी ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो झूठे हैं। ये नैब को उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि जी आसिफ शर जो है वो अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ इनके पास सिर्फ एक मोटरसाइकिल है, इनके पास घर नहीं है, इनके पास बैंक बैलेंस नहीं है, और इनकी जो एक कंपनी बताई गई मेहरान स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये भी उनकी नहीं है, और ये जो है वो किसी और साहब जो ताहिर शर हैं वो ओन करते हैं और ये सिर्फ उसको चलाते हैं। ये इन्होंने नैब को लेटर लिखा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी ये सारा उनका जो मैंने आपको बताया कि किस तरह अब इनका मौक़िफ़ ये है कि जी हमने नैब को मुतमईन कर दिया। मैंने जी मान लिया जी आपसे नैब, आपसे तो सभी मुतमईन है ना। वो कल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का मसला था, इन्होंने कहा कि जी हमारे हक़ में फ़ैसला आया है, जबकि वो ऐसा फ़ैसला नहीं है। मैंने उनको कहा है कि अगर कॉपी है तो आप मुझे भेजें, और मैं कहूँगा कि नैब का जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमें क्लियरेंस चिट मिली है उसकी कॉपी है तो भेज दें। इसमें कोई ज़ाती दुश्मनी वाली बात तो नहीं है। अब मज़े की बात यह है कि इन्होंने बताया, अच्छा एक और बात, इन साहब पे एक FIR भी कटी हुई थी। अब ऐसा ही एक और केस था, बंदों पे FIRें हो गई, उनको नौकरी से फारिग कर दिया। लेकिन क्योंकि ये ईमानदार अफसर के भतीजे हैं इसलिए इनके ऊपर FIR हो के साबित हो जाए, लेकिन इनको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा क्योंकि इनका हक है भाई, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये लेटर आप देखें मेहरान स्किल डेवलपमेंट सेंटर का, जो कि इन्होंने नैब के साथ झूठ बोला कि जी ये उसका ऑनर नहीं है, ये उसको चलाता है। तो भाई अगर चलाता है तो ये चेयरमैन की सिग्नेचर किस लिए है इस पर, जिसमें ये लिखते हैं कि ये जो इन्होंने अकाउंट खुलवाया है, रिक्वेस्ट फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट टाइटल्ड बैंक अकाउंट खुलवाने जा रहा है एक बंदा, वो सिर्फ चलाता है, वो मालिक नहीं है। मान लिया मालिक नहीं है, आप कह दें जी भाई मालिक है, ऐसे तो बहुत से हमारे पास केसेस हैं, लेकिन साइन जो है वो अकाउंट पे उसकी है। ये आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपके सामने है। उसके अलावा जी जो मैंने आपको शुरू में रूल्स बताए इनके, कि इन्होंने वो सब काम किए, लेकिन हमारे सहाफ़ी दोस्तों का तजुर्बा कहता है कि वो ईमानदार आदमी है। मैंने ये जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूँ, ये सवाल मैं एंड में भी कर सकता था, लेकिन ये सवाल मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ कि ये इदारा जिसने तरक्की की है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि भाई आप जो है वो एक हाई लेवल का इदारा है, दुनिया ने इसको तस्लीम किया है, तो देखने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह करे हमारे इदारों को दुनिया तस्लीम करे। मेरे लिए तो खुशी की बात है, मैं तो खुश होऊंगा इस पर कि दुनिया तस्लीम करे, लेकिन कोई एक रिकग्निशन लेटर, क्योंकि मैंने आज पूरा इंटरनेट छान मारा है। शायद हो सकता है कि मैं जाहिल इंसान हूँ, मुझे नहीं पता,
इसलिए अगर कोई अक्ल वाला, और ये जितने भी अक्ल वाले गालियां भेज रहे थे, उनसे मैं कहूँगा कि बराए मेहरबानी वो एक रिकग्निशन लेटर किसी एक इंटरनेशनल इदारे का आप दे दें कि जी ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड डिज़ाइन को मिला है, तो फिर कोई मसला नहीं है, आप दे दें। मैं बोलूँगा कि जी ज़बरदस्त, आपको दुनिया मानती है। अब दूसरी बात मैं आपको दिखाऊं, दूसरी बात यह है कि अब आते हैं हम इसके अकाउंट पे। ये जो आसिफ शर का अकाउंट है, आसिफ शर साहब का अकाउंट जो है उसकी स्टेटमेंट है अप टिल जब से ये खुला है तब से लेके 18 सितंबर 2020 तक की स्टेटमेंट मेरे सामने है, और ये आप देख रहे हैं। जब से ये खुला है तो मैं मानता हूं कि ये जी 2008 में खुला होगा, जब इनको 5 महीने की रेडी की नौकरी मिली होगी सिंपली। तो 2008 से लेके 2021 आज तक या सितंबर 2020 तक, ये कोई 12 साल की बैंक स्टेटमेंट है। 12 साल में आप कैलकुलेट करें कि कितने महीने होते हैं, 144 महीने। इस बंदे की अगर तनख्वाह 1 लाख रुपए भी है तो भी इसकी स्टेटमेंट में 2,70,12,749 रुपए नहीं होने चाहिए थे सितंबर 2020 में। अगर इसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए भी है तो आई डोंट नो इसकी तनख्वाह कितनी है। बहरहाल ईमानदार अफसर का भतीजा है तो वो अफसर के हाथ में है, वो जैसे चाहे इसको दे दे। फिर उन्होंने कहा कि जी इसकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, नैब के साथ झूठ बोला। और ये नैब वाले बराए मेहरबानी कभी किसी केस में फंस जाएं तो हमसे राब्ता कर लिया करें, हम आपको निकाल देंगे, या तो फिर आप खुद ही निकल गए आंखें बंद करके, जैसे कुछ लेन देन हो जाती है। ये जी इनकी प्रॉपर्टी है डाउनटाउन रेजिडेंसी हैदराबाद में, और इनको ये प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आसिफ अली शर के नाम से ये प्रॉपर्टी ली गई है 27/2/2017 को, और नैब को जो ये इन्होंने रिस्पॉन्स भेजा है वो भेजा है इन्होंने मैं ज़रा एग्जैक्ट डेट आपको बता दूं जी। इन्होंने जो नैब को ये भेजा है, ये भी इन्होंने 2016 के एंड में या 17 में इन्होंने नैब को भेजा है। मुझे अभी इस वक्त में क्योंकि डॉक्यूमेंट ज़्यादा खुले हुए हैं तो वो डेट नहीं आ रही, लेकिन वॉट एवर, नैब को बताया गया कि जी इस बंदे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन ये डाउनटाउन रेजिडेंसी में इसकी प्रॉपर्टी निकल के आ गई। फिर बहुत से दोस्तों ने कहा कि जो शर साहब हैं खुद, डॉक्टर साहब, वो खुद आज तक किराए के घर में रहते हैं। तो फिर मैंने बोला कि यार चलो चेक करते हैं। फिर मैंने चेक किया कि इस वक्त मेरे पास इनकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें से 2 घर इनके हैं सोसाइटी में जामशोरों में, जो कि एंट्री नंबर ये सारा आप देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसमें वो पुराना घर कौन सा है जिसमें वो रहते हैं, या जब सहाफ़ी उनसे मिलने जाते हैं तो वो पुराने घर में चले जाते होंगे। तो बहरहाल जी ये कहानी है आसिफ शर की। अब मैं आता हूँ कुछ सवालात की तरफ जो कि सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से उठाए जा रहे हैं। पहली बात, ये कोई किसी भी किस्म की मुहिम जोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग 15 साल से मेरी सहाफ़त से वाकिफ़ हैं उनको पता है कि मैं जब भी कोई इशू उठाता हूँ तो उस इशू को बाकायदा चलाता हूँ, और इस तरह चलाता हूँ ताकि लोगों को ये इशू सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ बन के ना मिले, बल्कि लोग इस इशू के उन तमाम लवाजमात को समझें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये बंदा जो इधर बकवास कर रहा है और डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, क्या इन डॉक्यूमेंट्स को किसी के फेसबुक स्टेटस से, किसी की तारीफ़ों के पुल बांधने से, कुछ सीनियर सहाफ़ियों की हिमायत से क्या आप डिनाई कर सकते हैं? मेरा सिर्फ ये सवाल है। या आप गालियां दे के, मेरे ऊपर तनकीद करके, मुझे ब्लैकमेलर कह के, या जरदारी होने की वजह से ये सवाल उठाना कि जरदारी पे लिखो, इस पे लिखो, उस पे लिखो। जरदारी के लिए अगर 1 मिनट के लिए हम मान भी लें कि जरदारी ने बहुत ज़्यादा करप्शन की है, केसेस सबके चलते हैं, तो जरदारी अकेला तो नहीं जो है वो बैग पकड़ के और इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट से, इधर से उधर से पैसे निकाल रहा है। डेफिनेटली जब ये सिस्टम चलता है करप्शन का तो इसमें गैंग्स होते हैं, माफियाज होते हैं, और इस वक्त सिंध के तालीमी इदारों में वो माफियाज बैठे हैं, अपने रिश्तेदार। मुझे तो आज एक बंदे ने बताया, क्योंकि मैं बगैर सबूत की बात नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ ये हवाई बात होगी। उसने कहा सर आप आकर देखें तो सही कि वहाँ पे कितने सिर्फ इनकी अपनी बिरादरी के लोग हैं, और बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं वो कौन से प्रोफेसर का क्या रिश्तेदार है। तो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं चला रहा हूँ और मैं चलाता रहूँगा। मुझे ना किसी की गाली से फ़र्क पड़ेगा, ना किसी की गोली से फ़र्क पड़ेगा। ये मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूँ
कि अगर कोई समझता है कि मेरे खिलाफ, और ऐसे भी लोग हैं शरारती, खुद राब्ता करते हैं, खुद मिन्नतें करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है शौकत ज़रदारी डील पे आ जाए। जब मैं उनको क्लियर कट जवाब देता हूं तो फिर वो सोशल मीडिया पे अब्दुल्ला दीवाने की तरह गैर की शादी में नाचना शुरू कर देते हैं। तो एनीवेज, ये काम जो मैं कर रहा हूं ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा, ना मैं किसी के खिलाफ कर रहा हूं। ये एक इदारा है जो बना है और एक ऐसे बंदे के हाथ में है जिसको मैं खुद समझता था कि ये एक बहुत अच्छा अफसर है। जैसे मैं फ़तेह मोहम्मद बुरफत के बारे में समझता था और इसको हमने कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन उसने जो इधर ज्यादतियाँ की, जो इधर काला मुंह किया, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अभी आप इन ईमानदार अफसर की कहानी को एंजॉय करते रहें। किसी को भी एतराज़ है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी को भी एतराज़ है किसी भी एजेंसी से, किसी भी फोरम से, किसी भी चीज़ से, आप इन्वेस्टिगेट करवाएं। मैं तो कहता हूँ अच्छा होगा कि नैब ने जो इनको छोड़ दिया, ये जो कहते हैं कि हमें नैब ने क्लियर कर दिया, तो ये तो नैब की मैं हेल्प कर रहा हूँ कि आए आप देखें, एंटी करप्शन है, दूसरे इदारे हैं। मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा इन लोगों की पगड़ियाँ उछाल के? इन लोगों ने अपनी पगड़ियाँ उस वक्त उछाल दी जब इन्होंने इस किस्म के गलत काम किए। ये तो टाइम का मसला है कि ये चीज़ें निकलती कब हैं, ये चीज़ें सामने कब आती हैं। अब ये सामने आ गई हैं तो ये चल रही हैं। नज़ीर मुगल बैठा था यूनिवर्सिटी में, जब उसकी चीज़ें आई तो मैंने चलाई, बड़ी ऑफर्स हुई। नज़ीर मुगल जिंदा है, कोई उससे जाके पूछ ले कि तुमने शौकत ज़रदारी को कितने पैसे दिए। या ऐसे और असलम उकेली साहब की हमने स्टोरी चलाई, चला रहे हैं और चलाएंगे मजीद, जितने भी हमारे पास एविडेंसेस है। उस बंदे ने तो सिर्फ ये कहा कि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ जब बात आती है तो भाई खान शर साहब ने मुझे अभी तक कुछ नहीं कहा ज़ाती तौर पर, ना उनकी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने कुछ कहा। ये सिर्फ और सिर्फ गांव के वो फारिग लोग हैं जिनको कुछ करना नहीं होता है, बस वो बैठे बैठे वो समझ रहे हैं कि वो भाई खान शर की बड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उसका कितना नुकसान कर रहे हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। ये स्ट्रीम अगर आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ आप हमारे यूट्यूब पे ये पूरा प्रोग्राम अभी जैसे ही ख़त्म होगा उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड करके मैं यूट्यूब पे लगाऊंगा और आप वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।